हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगीड़ आर्य एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस सीकर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर परमाणु संरचना के बारे में डिस्कस किया था और परमाणु संरचना के अंदर हमने यहाँ पे उसकी जो अलग अलग परमाणु स्पीसीज़ की बात की थी, जहाँ से अपने आइसोटॉप्स की बात की थी, आइसो बार की बात की थी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की थी, आइसो न्यूट्रॉनिक की बात की थी। आज हम बात करते हैं यहाँ से एटॉमिक मॉडल की। एटॉमिक मॉडल जिसको कहते हैं परमाणु मॉडल। ठीक है, देखो परमाणु मॉडल में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ से। ठीक है, देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, इसने ऐसे एटम लिया। ठीक है, और इस एटम के साथ साथ इसने यहाँ पे पतली सोने की पन्नी ली। ठीक है, सोने की पन्नी, पतली सोने की पन्नी ली। ठीक है, और इस सोने की पन्नी से यहाँ पे इसने क्या किया, अल्फा कणों की किया बौछार की। ठीक है, जिसमें अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं, ऐसे सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण ऐसे सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से इसके पास से टकराते हैं, टकराने के बाद में अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे विचलित हो गए। ठीक है, देखो अल्फा कण होता क्या है, अल्फा पार्टिकल्स कण वो बोलते हैं 2He4 को। किसको कहेंगे, 2He4 को। इसका मतलब इसके वो जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या होता है, +2 होगा। ठीक है, देखो बहुत कम अल्फा कण ऐसे सीधे जाते हैं, जाने के बाद में यहाँ से सेंटर से केंद्र से टकराते हैं, टकराने के बाद में वापस अपने पथ पे क्या होते हैं, लौट आते हैं। वापस क्या आएंगे, अपने पथ पे लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कण क्या है, द्विधनावेशित है। क्या है, द्विधनावेशित कण है। ठीक है, अब जैसे द्विधनावेशित कण है, इसी के आधार पे इसने क्या बोला कि जो प्रत्येक परमाणु होता है उस प्रत्येक परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, एक धनावेशित भाग पाया जाता है, और उस धनावेशित भाग वाले को क्या कहते हैं, इसने नाभिक नाम दिया। क्या बोला, नाभिक का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी धनावेश है और ये अल्फा कण भी क्या है, धनावेशित है। और धनावेश के बीच में क्या है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या करता है, इस अल्फा कण को वापस अब उसी पथ पे क्या करता है, लौटा देता है। तो इसी के आधार पे इसने क्या किया, जिसने बोला है कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में सघन धनावेशित भाग पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक कहेंगे। क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नाभिक की खोज किसने की। तो जो नाभिक की खोज की है वो की है किसने, रदरफोर्ड ने की है। ठीक है, इसके आधार पे यदि आपसे पूछा जाता है कि किस बेस पे की है, तो याद रखना इसने की है, यहाँ पे कौन से कण लिए थे, इसने अल्फा कण लिए। तो इसने जो डिस्कवरी की है वो किसके आधार पे की है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे। किसके आधार पे है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे। ठीक है, अब देखो इसने यहाँ पे क्या लिया है, सोने की पतली पन्नी ली है। तो इस मॉडल को एक नाम और कहा जाता है, स्वर्ण पत्थर प्रयोग। क्या कहेंगे, स्वर्ण पत्थर प्रयोग कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो देखो इसके इस निष्कर्ष क्या निकलता है रदरफोर्ड के आधार पे, कि मतलब प्रत्येक परमाणु का जो अधिकांश भाग है, इसका जो रिजल्ट है, कॉन्क्लूजन है, वो क्या है कि अधिकांश भाग तो क्या होता है, खोखला होगा। अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, यहाँ से सीधे आते हैं और वो अपने पथ से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत कम, ठीक है, बहुत कम अल्फा कण में से क्या होते हैं, सीधे आते हैं, आने के बाद में से टकराते हैं, टकराने के बाद में वापस अपने पथ पे क्या आते हैं, लौट आते हैं। इसके आधार पर इसने किसकी खोज की थी, नाभिक की खोज की थी, नाभिक की खोज की। ठीक है, अब देखो नाभिक में होगा क्या, देखो नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन के साथ साथ इसमें पाए जाते हैं न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक में होते क्या हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है। लेकिन याद रखना नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिलाकर
इसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे कभी भी किसी एलिमेंट दे दे और उस एलिमेंट के अंदर आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी होती है, तो आपको सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करनी है, उन दोनों को आपको जोड़ देना है और वहाँ पे वैल्यू किसकी आ जाती है? आपके पास में न्यूक्लियॉन्स की आ जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियॉन्स है क्या चीज़, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। उसके बाद देखो नाभिक में पाया क्या जाता है, तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के साथ साथ यहाँ पे क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन है, इसी की वजह से यहाँ पे जो धनावेश पाया जाता है, और जो न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन क्या होता है? यहाँ पे उदासीन कण है। क्या है? उदासीन कण है। ठीक है, अब देखो इसी के आधार पे यदि आपसे पूछा जाए कि नाभिक का आकार क्या है, साइज कितना है, तो यदि आपसे मैं बात करूँ आकार की, तो इसका है 10⁻⁻15 मीटर। कितना है? 10⁻⁻15 मीटर। यदि सेंटीमीटर की बात करूँ तो 10⁻13 सेंटीमीटर, और ये होता है 1 फर्मी के बराबर। किसके बराबर है? 1 फर्मी के बराबर। तो नाभिक का साइज तो हो गया 1 फर्मी के बराबर, 10⁻15 मीटर। यदि मैं बात करूँ परमाणु का आकार, परमाणु का साइज, तो परमाणु का साइज होता है 10⁻10 मीटर, और यदि सेंटीमीटर की बात की तो 10⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल में किसके है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल में। ठीक है, और 10⁻10 मीटर है या 10⁻8 सेंटीमीटर है, इसको हम लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉन की कोटि के बराबर। तो परमाणु का आकार तो हो गया 1 एंगस्ट्रॉन की कोटि के बराबर। नाभिक का आकार किसके बराबर है? 1 फर्मी के बराबर। ठीक है, तो ये तो हो गया, किसकी बात होगी? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने किसकी खोज की थी? नाभिक की। किसके आधार पे? अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पे, या फिर इसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण पत्र के प्रयोग के आधार पर इसने खोजा। नाभिक में होते क्या हैं? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होता है, और उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इसी प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे क्या होता है? धनावेशित भाग पाया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन होगा पॉजिटिव और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन कण होते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी कमी थी, यहाँ से बोर मॉडल की कमी ये थी कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। इसकी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ये नहीं कर पाया। देखिए, देखो यहाँ से ये नाभिक है। ठीक है, इसके चारों ओर जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऐसे गति करेंगे। तो देखो जो मैक्सवेल था, साइंटिस्ट था, उसने पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नाभिक के चारों ओर गति तो करता है, इस दौरान उसकी ऊर्जा में क्या होती है? कमी होगी, और जब ऊर्जा में कमी होती है तो ये अपने सर्पिलाकार पथ से होता हुआ कहाँ पे गिर जाता है? ये नाभिक के अंदर गिर जाता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कौन नहीं कर पाया? इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड की कमी क्या है, तो रदरफोर्ड की कमी है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करेगा कौन? तो इस रदरफोर्ड की कमी को दूर करने के लिए आता है दूसरा साइंटिस्ट अपने पास में, बोर। कौन आ गया? बोर आ गया, जिसने दिया था बोर मॉडल दिया था। ठीक है, तो हमने पहला डिस्कस किया रदरफोर्ड मॉडल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बोर मॉडल यहाँ से। ठीक है, तो देखो बोर मॉडल भी एग्जाम के लिए है इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन मॉडल डिस्कस करेंगे बोर मॉडल। बोर मॉडल। ठीक है, देखो बोर मॉडल क्या बोलता है कि बोर मॉडल वही है, ये किसका है? रदरफोर्ड के साथ साथ रदरफोर्ड प्लस प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इन दोनों के आधार पे इसने अपना मॉडल लिया। किसने? बोर ने। ठीक है, और बोर बोलता क्या है कि जो रदरफोर्ड ने बोला कि नाभिक होता है, ठीक है, और नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, और कौन से पथ पे गति करेंगे? तो याद रखना वर्ताकार पथ पे। किस पे गति करते हैं? वर्ताकार पथ पे गति करते हैं। ठीक है, और जैसे गति करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन याद रखना इस दौरान ना तो ये ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित, ना तो ऊर्जा को अवशोषित करता है और ना ही ऊर्जा को क्या करता है?
उत्सर्जित करता है, रिलीज करता है। इसका मतलब है यहाँ पे जैसे गति करेगा तो इसकी ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। क्या रहेगी, नियत रहेगी। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस कौन से पथ पे, वर्ताकार पथ पे गति करते हैं। इस दौरान ना तो ऊर्जा को अवशोषित करता है ना ही ऊर्जा को ये उत्सर्जित करता है। इसका मतलब इसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, यहाँ पे नियत रहती है। ठीक है, अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करेगा इस दौरान इस पर दो बल लगते हैं। ठीक है, एक तो सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है, और सेंटर की तरफ लगता है उस बल को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, जिसकी वैल्यू होती है ZE² अपॉन R² है। ठीक है, एक यहाँ से इसके सेंटर से बाहर की तरफ जो बल लगेगा उस बल को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल कहेंगे, और इसकी वैल्यू होती है mv² अपॉन R। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जितना अपकेंद्रीय बल लग रहा है उतना ही यहाँ पे क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगेगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होगी। इक्वल का मतलब ZE² अपॉन R², ये बराबर किसके हैं, mv² अपॉन R के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो इसका पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इससे जेट के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, और इसने बोला कि वही वर्ताकार कोष, कोष का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो कोष या फिर इसको बोल दो कक्षा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। क्या कहेंगे, सेल। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है कि कोष है क्या चीज़। ठीक है, देखो कोष होते हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, मतलब जिस पथ पे गति करता है इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या कहते हैं, कोष कहेंगे। क्या कहेंगे, कोष कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि वही वर्ताकार कोष संभव होते हैं। ठीक है, जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज हो। क्या हो, NH/2π का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है। ठीक है, h है, इस h को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक कहेंगे, और पाई की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 3.14 होती है। ठीक है, h की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है h = 6.626 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये h की वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि वही वर्ताकार कोष पॉसिबल होते हैं कि जिनका कोणीय संवेग NH/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। दूसरी बात यहाँ पे कोष होते क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जिस पथ पे गति करता है उस पथ को हम क्या कहते हैं, कोष कहेंगे, या फिर क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, उसको सेल कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जेट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ से। ठीक है, कि फिफ्थ कोष के लिए कोणीय संवेग का मान क्या होगा। फिफ्थ कोष के लिए कोणीय संवेग का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन जेड के अंदर पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, अपने पास कोणीय संवेग क्या होता है, देखो J = mvr = होता है NH/2π। ये यहाँ पे क्या है, इसका कोणीय संवेग, J को हम क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग कहेंगे। देखो n की वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 रख देना। h की वैल्यू आप ऐसे, h की वैल्यू यदि आपको पुट करना है वैसे कैलकुलेट करा तो h की वैल्यू वो पुट कर देना। ठीक है, अपॉन 2 इंटू पाई। ठीक है, अब देखो इसको कट कर दो तो 2.5h/π। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी टाइप से यदि आपसे थर्ड कोर्स के लिए पूछा जाए तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, 3h/2π, मतलब आंसर कितना गया, 1.5h/π आ जाता है यहाँ से।
ठीक है। तो देखो बोर मॉडल किसके हैं, रदरफोर्ड एंड प्लांक क्वांटम सिद्धांत का दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, एक वर्ताकार पथ पे गति करते हैं। इस दौरान ना तो ऊर्जा को अवशोषित करता है ना ही ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, लेकिन इनकी कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। इस दौरान दो बल काम करते हैं, एक तो सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ वाले को कहते हैं अभिकेंद्रीय, सेंटर से बाहर वाले जो बल है उसको हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल कहेंगे। दोनों का जो मान है वो एक दूसरे के मतलब बराबर होता है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि वही वर्ताकार कोष, कोष का मतलब क्या है कि मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति करता है उस पथ को हम क्या कहेंगे, कोष कहेंगे या फिर कक्षा कहेंगे। वही को वर्ताकार कोष या कक्षा या सेल पॉसिबल होंगे जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होगा। n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे कितनी भी रख सकते हो। और जो जेट एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि फिफ्थ कोष के लिए कोणीय संवेग का मान क्या है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना पुट करोगे, आप 5 पुट करोगे। यदि मैं बात करूँ थर्ड के लिए तो n की वैल्यू आप कितना पुट करोगे, 3 पुट करोगे। तो यहाँ पे इसका कोणीय संवेग आ जाता है 1.5 H/पाई। यहाँ पे इसका कितना रहे 2.5 × H/पाई है। ठीक है, तो ये बात किसकी होगी, बोर मॉडल की। ठीक है, अब देखो बोर मॉडल की एक क्वेश्चन और भी यहाँ से पूछा जाता है कि बोर मॉडल की कमी क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखो बोर मॉडल की कमी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बोर मॉडल है वो ऐसी स्पीसीज के ऊपर लागू होता है जिनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, एक हो, क्या हो, एक हो। तो इसकी कमी क्या होगी, इम्पोर्टेंट, मतलब यह है कि एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ये लागू है। ठीक है, एकल इलेक्ट्रॉन का मतलब जिनके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। और यदि एक से ज़्यादा बहु इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ये लागू नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, ऐसे हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका एक है। इसी टाइप से हीलियम कितने पे आता है, 2 पे, लेकिन इस पे मैं प्लस लगा दूं। ठीक है, तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने गायब कर दिया, यहाँ पे भी इस पे लागू है। यदि मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब ये एक कब बनेगा, जब इसके अंदर से मैं 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, यहाँ से गायब कर दूं। तो मतलब ऐसी स्पीसीज के ऊपर लागू होता है। जैसे और भी एग्जांपल लिथियम की बात करूं तो लिथियम +2 के ऊपर क्या है, ये लागू है। जैसे कुछ क्वेश्चन दे दें, आपसे पूछा जाए कि लिथियम प्लस के ऊपर लागू है क्या ये चीज़। ठीक है, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, और जब प्लस साइन है इसका मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, गायब हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन अब कितने हैं इसके पास में, 2। बताओ इसके ऊपर लागू है क्या, नहीं। मैंने क्या बोला है कि जिसके ऊपर लागू है, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिथियम प्लस के ऊपर लागू नहीं होता, लिथियम +2 के ऊपर क्या है, ये लागू है। ठीक है, तो ये बात किसकी होगी, बोर मॉडल की होगी। अब देखो बोर मॉडल की हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की, अनुप्रयोग की, कहाँ इसका यूज किया जाता है, और यह भी यूज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखो बोर मॉडल का यूज हम एक तो त्रिज्या को कैलकुलेट करते हैं, एक हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, एक हम यूज किया जाता है ऊर्जा को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो करेंगे बोहर त्रिज्या को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो ज़्यादा हम डेरिवेशन पे लेके नहीं जाएंगे, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भी नहीं कंपटीशन एग्जाम के लिए। सीधा हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले के बाद में उसकी वैल्यू देखना, पुट करना देखेंगे कि कैसे पुट करते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो रेडियस r = n² h²/4π²m/z²। ये है बोर की त्रिज्या का फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n² h²/4π²m/z²। देखो E है यहाँ पे चार्ज, आवेश, आपको पता है आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, Z है यहाँ पे एटॉमिक नंबर है,
और एटॉमिक नंबर याद रखना चेंज हो सकता है किसी का भी, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, उसके बाद यदि लिथियम का पूछा जाए तो 3 आएगा, हीलियम का पूछा जाए तो यहाँ पे कितना है 2, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। एम की बात करें तो एम यहाँ पे क्या है, मास है, आपको मास की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू आप जानते हो, ये वैल्यू भी यहाँ पे कांस्टेंट है। एच है, एच को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, और ये प्लांक कांस्टेंट भी आपको पता है इसकी वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होगी। जो वैल्यू है कांस्टेंट है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। पुट करने के बाद में जो रेडियस आती है आर, ठीक है, वो हम निकालते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉन, 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड है। यहाँ पे देखो एन की वैल्यू चेंज हो सकती है। एन यहाँ पे क्या है, कोस की संख्या, कोई भी कोस हो सकता है यहाँ पे। जेड यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक है, कोई भी आपको यहाँ पे एटम दे सकता है। ये दोनों वैल्यू चेंज होती है, बाकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आपको जो कांस्टेंट वैल्यू है वो पुट करना है, और पुट करने के बाद जैसे हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे जो रेडियस आती है वो कितने है, 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू एन स्क्वायर बाई जेड है। अब देखो आर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन स्क्वायर के, और यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो किसके है, जेड के। यहाँ से तो मैं लिख दूँ R1 बाई R2, दोनों दो की कंपेरिजन करें, R1 बाई R2 N1 स्क्वायर बट्टे N2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दें, इंटू Z2 बाई Z1, Z2 बाई Z1 है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ऐसे ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो ये हमने किसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से बोर त्रिज्या को। न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, यहाँ से पहले ये करा तो उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद में मैं यहाँ से एनर्जी को, तीनों को फॉर्मूले बनाने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके हम अंदर हम पहले इनके प्रॉब्लम्स को कंसिडर करेंगे। प्रॉब्लम्स हमको देखिए कैसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा है बोर का वेग, बोर वेग, और बोर वेग कैसे निकालते हैं, तो देखो v इजिकल टू 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एन एच, ये वेलोसिटी यहाँ पे आपको पता है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे चेंज कौन सी होती है, जेड की, ए की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एच की वैल्यू कांस्टेंट है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, चेंज होगी। और जैसे कांस्टेंट वैल्यू है वो हमने पुट किया तो अपने पास आता है 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इंटू जेड बाई एन, इंटू जेड बाई एन है, ये सेंटीमीटर में। यदि मैं मीटर की बात करूँ तो 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड इंटू जेड बाई एन है। और ये आपको याद रखना है, यदि मीटर में पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, यदि सेंटीमीटर में पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और वेग पूछा जाए तो आपको ये सा फॉर्मूला याद रखना है। इसका मतलब v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके हो गया, एटॉमिक नंबर के, और यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो किसके है, यहाँ पे कोस के हो गया। तो ये किसका हो गया, बोर वेग का। यहाँ पे क्या होगी, बोर की त्रिज्या होगी। तीसरा हम फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है बोर की ऊर्जा, और ये ऊर्जा भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है बोर की त्रिज्या से, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर की ऊर्जा से। यहाँ से थर्ड अपन डिस्कस करेंगे बोर की ऊर्जा, बोर कक्षा की ऊर्जा, ठीक है। देखो E इजिकल, ठीक है। तो तीसरा हम बात करेंगे बोर की ऊर्जा। देखो बोर की ऊर्जा में -2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर e की पावर 4 बट्टे n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कौन कौन सी है, पाई, m, e और उसके बाद में h है। ये कांस्टेंट वैल्यू आपको पुट करनी है, जो चेंज हो सकती है वो वैल्यू आपको ऐसे कैसे रखनी है। और जैसे इन वैल्यू को पुट करने के बाद में हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू जेड स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए तो ये वैल्यू आपको यूज़ करनी है। यदि किलो कैलोरी के अंदर, तो किलो कैलोरी में आपको यदि पूछा जाए तो 313.6 माइनस का साइन है यहाँ पे, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल इंटू जेड स्क्वायर बट्टे
एन स्क्वायर यहाँ पे। यदि यही बात मैं किलो जूल की पूछूँ जूल के अंदर, तो माइनस में 1312 किलो जूल पर मोल इंटू जेड स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, ये किलो कैलोरी की है, ये किलो जूल की है। और याद रखना कि जो रेडियस है वो त्रिज्या है वो तो होती है एन स्क्वायर बाई जेड के। वेग की बात की जाती है तो वेग क्या है जेड बाई एन के। और यदि मैं बात करूँ एनर्जी की तो ई है वो क्या है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पे है। तो इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद होना चाहिए, किलो कैलोरी में ये वैल्यू याद होनी चाहिए, किलो जूल के अंदर ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।